साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 की पुस्तक है राजनीति विज्ञान की, जिसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इस पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका अध्याय पहला, जिसका शीर्षक था संविधान क्यों और कैसे, पहले चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में के अंतर्गत हम लोग अध्याय 2, जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान में अधिकार, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें जानने को क्या मिलेगा। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके पारस्परिक अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त हों। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे तथा संविधान के तीसरे भाग में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख करेंगे। बीते 50 वर्षों में अधिकारों का स्वरूप जो है वो परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी हुआ है। तो इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान हो, कौन कौन सी, कि भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है तथा उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है। तीसरा, उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, और मौलिक अधिकारों तथा राजनीति के निहित तत्वों में क्या अंतर रहा है या क्या अंतर है। तो हम लोग चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकारों के महत्व के बारे में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में मूलतः जो है मूल अधिकारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अधिकारों के महत्व को देख लेते हैं। तो 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य करने के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं लीं। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था। इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय की दशा में काम लिया गया और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। इसी में एक उदाहरण है, मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। लालुंग असम के मड़िया गांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती कर दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा तथा मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्षों तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। तो मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया, क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही ना हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है आर्टिकल 21 के तहत। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से समझ में आता है इन 2 उदाहरणों से कि अधिकारों का महत्व क्या है। आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक, जो हमने मजदूरों की बात की, वहां पर भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है। ठीक है, जो क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। तो शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार जो है आपके संविधान में लिखित है, आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में। अब बात करते हैं अधिकारों के घोषणा पत्र के संदर्भ में। तो उपयुक्त जो 2 उदाहरण थे, एक मजदूरों के संबंध में और जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के संबंध में, तो उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में
नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? तो नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति से या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, तो विभिन्न अंगों में कौन शामिल है? विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। तो इसलिए इनसे भी क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर भी सभी की राय जो है वो एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इनका जो उत्तरदायित्व वो न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार जो है निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बार हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसको एक बार देख लेते हैं। तो एक बार समझ में आएगा किस प्रकार से संविधान में मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है वर्ष दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया और लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जाति या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार जो हैं वो इस प्रकार से हैं: गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण और संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो ये वहाँ के संविधान में ये सारे अधिकार सूचीबद्ध किए गए हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग समता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो समता के अधिकार के बारे में बात करने से पहले एक बार हम लोग भारत के संविधान में जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसके तहत सबसे पहले समता का अधिकार की बात की गई है। तो समता का अधिकार जो है ये आपका संविधान में अनुच्छेद
14 से लेकर के 18 के मध्य दिया गया है। तो इसमें क्या है, कानून के समझ समानता, कानून का समान संरक्षण, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, रोजगार में अवसर की समानता और पदवियों का अंत। ठीक है, पदवियों का अंत 18 में है। ठीक, छुआछूत की समाप्ति 17 में है और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या रोजगार में अवसर की समानता जो है आर्टिकल आपका 16 में है, 16 में है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये आपका आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है, स्वतंत्रता का स्वातंत्र अधिकार। तो इसमें क्या है आपका, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता तथा भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने की स्वतंत्रता, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है, और अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार ये आर्टिकल 22 में दिया गया है। तो ये था आपका स्वतंत्र अधिकार। इसके अलावा इसमें आपका धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका, इसमें किसके अंतर्गत है, ये आपका आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के मध्य में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन और खास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसमें आपको मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है आपका, इसका उल्लेख आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। तो इसमें क्या है, बधुआ मजदूरी पर रोक, ये आर्टिकल 23 में है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, और 24 में क्या है, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, और इसका टाइटल जो दिया गया है, कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसके अलावा अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के संदर्भ में भी इसमें बात की गई है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंतर्गत। इसके अलावा इसमें क्या बताया गया, अल्पसंख्यकों की भाषा और प्रकृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। इसके अलावा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान किया गया है आर्टिकल 32 के तहत। तो इसमें मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। तो किसी के यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं समता के अधिकार के संदर्भ में। तो यहाँ पर दो स्थितियों पर विचार किया जाएगा, और ये काल्पनिक स्थितियाँ हैं, पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं, और इसमें आपको देखना है कि क्या आपको इनमें मौलिक अधिकारों को उल्लंघन दिखाई देता है, क्या है। तो ये हम यहाँ पे समता के अधिकार के तहत इसको बात करेंगे। तो पहला जो है कि स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई, तो दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था। तो ये क्या है, ये समता के अधिकार का उल्लंघन है। किसके तहत, आर्टिकल 17 के तहत जो अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, तो वो क्या है, उसका ये उल्लंघन करता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। टेलीविजन में एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि आगे से वे समाचार न पढ़ें। वह सभी क्या थी, महिलाएं थीं। इसका कारण यह बताया गया कि वह सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुके हैं, लेकिन इस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो ये क्या था, ये भी आपका जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को प्रदान किया गया आर्टिकल 16 के अंतर्गत, 16 के अंतर्गत, उसका क्या है, ये उल्लंघन है। तो समता के अधिकार का यह खुला उल्लंघन है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये भेदभाव के जो दोनों उदाहरण है, ये स्पष्ट उदाहरण है। एक में जाति और दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है। तो आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? तो जाहिर सी बात है कि यह दोनों ही भेदभाव अनुचित हैं संविधान के अनुसार। तथा समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थलों जैसे कि दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। जाति, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। यह उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है।
यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में इन जगहों पर सबके साथ समान बर्ताव नहीं होता था। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। इसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, मतलब कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। तो आपका आर्टिकल 18 में या 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? तो आप ये संविधान प्रस्तावना पढ़ेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि यह समानता को कैसे परिभाषित करती है। आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है। क्या? पहला है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। तो याद रखिएगा, दो प्रकार की समानता की बात है, प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त होंगी या व्याप्त हों तो वहाँ समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं तथा निर्णय लागू कर सकती है। और नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। आपको संभवतः आश्चर्य भी होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। यहाँ पर ऊपर हम लोग जो अनुच्छेद 16(4) है उसमें क्या लिखा गया है उसके बाद देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। तो इसी के तहत SC ST महिलाओं और OBC को जो है आरक्षण दिया जाता है। तो जो कि आपका जो आर्टिकल या अनुच्छेद जो 16 है उसका जो टाइटल क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आगे चलते हैं। आगे एक उदाहरण है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एक न्यायाधीश हैं और आपको उड़ीसा के पुरी जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाहोत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले उस समुदाय के जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो इसके बदले में उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निवस्त करके घुमाया गया। पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। तो यह मानते हुए कि उपयुक्त सही है, आपको निर्णय करना है कि क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इसमें सरकार को क्या करने के आदेश देंगे। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। जो समता का अधिकार है इसमें अस्पृश्यता का अंत की बात है और जो अवसर की समता की बात की जा रही है उन सब का इसके अंतर्गत क्या है, उल्लंघन किया गया है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 को थोड़ा सा देखते हैं। तो अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, इसमें जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के तहत क्या है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। मतलब कि जैसे कि किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई है तो ये क्या है, विधि के अनुसार है ना, उसको मृत्युदंड देने का प्रावधान, तभी इस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है, वरना किसी को उसके व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह हमें मूल अधिकार दिया गया है। अब स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। तो समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 के मध्य में है और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक है। तो इसमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब कि आप समता की बात करें और स्वतंत्रता की बात ना करें, और स्वतंत्रता की बात करें और समता की बात ना करें, तो बिना समता के स्वतंत्रता नहीं हो सकती और स्वतंत्रता के बिना समता नहीं हो सकती, दोनों एक साथ होंगे। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता।
लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगें। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। अब बात करते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 के तहत दिया गया। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। मजिस्ट्रेट ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। यदि उचित है तभी उसे आगे के लिए कैद किया जा सकता है। तो ये जो अधिकार दिए गए हैं कि यदि किसी को जेल होती है, किसी को गिरफ्तार किया उसके लिए उसका संरक्षण के लिए जो अधिकार है वो आर्टिकल 22 में है। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती है, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा, जो आर्टिकल 21 है, इसको बढ़ाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार है, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। अब निवारक नज़रबंदी की बात करें, जो कि आर्टिकल 22 में दिया गया है। समानता किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। मतलब ऐसी आशंका है तो उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है, लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। तो यह याद रखिए, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए हो सकती है। जबकि आर्टिकल 44 के द्वारा कुछ संशोधन किए गए थे इसमें और जहां पर 2 महीने को किया गया था, परंतु जो संशोधन आर्टिकल 44 के तहत किए गए थे उन उपबंधों को अभी तक लागू नहीं किया गया। तो इसलिए वर्तमान में निवारक नज़रबंदी अधिनियम जो अधिकतम जो कितने महीने की हो सकती है? 3 महीने की हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं, और जब यदि सलाहकार बोर्ड यह कह दे कि हाँ अभी इनको और दिनों तक कैद किया जा सकता है, तभी 3 महीने की ड्यूरेशन को आगे बढ़ाया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसका दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। अन्य स्वतंत्रताओं की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं, पर इनमें से कोई भी अधिकार जो है वो निरंकुश नहीं है, मतलब मनमाने ढंग का नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग जो है करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता के न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग है और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसे दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था, जैसे कि सोमनाथ लहड़ी का वक्तव्य है। इनके अनुसार मैं समझता हूं कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है।
लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उस अधिकार को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं आरोपी या अभियुक्त के अधिकार क्या हैं या इनको क्या अधिकार दिए गए हैं। तो हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि जिन लोगों पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं उन्हें भी पर्याप्त सुरक्षा मिले। हम प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिले। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। क्या? पहला, कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। दूसरा, कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो उस कानून के लागू होने से पहले किया गया हो अपराध घोषित नहीं कर सकता है। मतलब कोई अपराध तभी होगा जब उस पर कानून बना हो। मतलब कि आज अगर कानून बनाया जाता है कि अब से कोई चोरी करेगा तो उसे 2 साल की सज़ा मिलेगी, तो यदि किसी ने कल आज से पहले एक दिन पहले चोरी की थी तो उसे ये 2 साल की सज़ा का प्रावधान उस पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा कि आपने जो अपराध किया उसका साक्ष्य प्रस्तुत करिए। आगे चलते हैं, तो इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में। तो अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं, या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदार, सूदखोर और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी कराते थे तथा देश में अभी भी खास तौर से भट्ठे के काम में बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया और यह कानून द्वारा दंडनीय है। यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें एक बच्चा है जो बीड़ी बना रहा है। ठीक है, बीड़ी बना रहा है। तो आपको बताना है कि इस फोटो में आपको मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाई देता है, तो देता भी है तो कौन से किस प्रकार का उल्लंघन है। तो ये जो है आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। मतलब ऐसे काम जो उनके स्वास्थ्य के लिए या उनके मानसिक विकास के लिए हानिकारक हो वो काम नहीं कराए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 24 के तहत क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है कि इससे बीड़ी बनवाई जा रही है। आगे चलते हैं, तो संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नौकरी नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, जो आर्टिकल 25 और से लेकर के 28 के मध्य में दिया गया है। तो अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासक और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासक के धर्म से अलग किसी धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता के बारे में क्या है इसमें? तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह निर्णय ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। मतलब कोई आज व्यक्ति जो है हिंदू धर्म पैदा हुआ है, कल को वो चाहे कि हम बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं तो यह उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता है। और यदि वह चाहे कि हमें कोई धर्म नहीं मानना तो यह भी उसकी स्वतंत्रता है और यह भी उसका अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि कोई जो है धर्म के नाम पर झाड़ फूक करे या जैसे भूत और जादू टोना की बात करें तो ये क्या है, वो प्रतिबंधित है।
इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि यह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता जो है राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता है। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें, बाध्य करने के लिए नहीं। आगे है सभी धर्मों की समानता के बारे में क्या है। तो विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले के लिए हमारा किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में भी या संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता का जीवन और बल मिलता है। धर्मनिरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। अब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात करते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत दिया गया है, 29 और 30 में दिया गया है। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं, मतलब एक ही तरह के लोग यहाँ नहीं रहते हैं। उसमें काफ़ी विविधता है। ऐसी विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, अतः अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार जो है वो दिया गया है। मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक होने के लिए केवल धर्म ही आधार नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति भी आधार है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वह किसी अन्य समूह से छोटा होता है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंधन किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथों में है। यहाँ पर थोड़ा संविधान सभा का एक उदाहरण देख लेते हैं, जो कि सरदार हुकुम सिंह का है। वाद विवाद के दौरान इन्होंने कहा कि बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में जाकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। सुरक्षा की सभी मांगें उसी आशंका पर आधारित है जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर के संबंध में है। तो यह जो उद्धरण है यह सरदार हुकुम सिंह का है, संविधान सभा के वाद विवाद के दौरान का। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में। यह आपका आर्टिकल 32 के तहत दिया गया अनुच्छेद 32 में। तो इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने
इस अधिकार को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत है, इसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को या किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार वाला खंड है या आर्टिकल 32, इसके लिए उन्होंने कहा है। तो इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश दे सकते हैं और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय जो है कई प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार के रिट जो है न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही अधिकार रिट जारी करने का होता है। तो ये 5 प्रकार के रिट जो हैं ये इनके द्वारा जारी किए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में कहते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। दूसरा है परमादेश, इसका इंग्लिश क्या होता है? मैंडमस। तो यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, मतलब जो उसे काम दिया गया है वो काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए परमादेश जारी किया जाता है। अगला है आपका निषेध आदेश, निषेध या प्रतिषेध इसे कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उस ऊपर की अदालतें जैसे कि उच्च न्यायालय और या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश या प्रतिषेध आदेश जारी करती हैं। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है? इंग्लिश में क्यूओ वारंटो कहा जाता है। तो जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर जो बैठा व्यक्ति उसे कार्य करने से रोकता है। तो अधिकार परीक्षा आदेश मतलब क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं। भाई जब आप उसके लिए वैलिड ही नहीं है तो आप किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जाती है। इसके अलावा है उत्प्रेषण रिट। इसमें क्या होता है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर के उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देती है। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। वर्तमान में क्या है, ओबीसी के लिए भी बना दिया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। तो थोड़ा सा मानवाधिकार आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। तो याद रखिए कब गठन हुआ था? वर्ष 2000 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। तो जो अध्यक्ष होता है वो क्या होना चाहिए? अभी तक जो चल रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, परंतु इसमें क्या है, अभी कुछ समय पहले संशोधन किया गया है। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है और वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है तो भी वह इसका अध्यक्ष बन सकता है। तो इस प्रकार से कुछ और सारी बदलाव जो है इस मानवाधिकार आयोग में किए गए हैं। उसके अलावा मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों आधार पर, स्वयं अपनी पहल पर भी कर सकता है या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की ज्यादतियों, कार्रवाई न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित हैं।
मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामलों में जांच के रूप में रहा। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, वह यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जो हैं देना वो जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनकी जो चर्चा है ये आपके संविधान के भाग 4 के तहत इसकी चर्चा की गई। मूल अधिकारों की चर्चा भाग 3 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, ये भाग 4 में है। अब आगे चलते हैं। संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। जबकि आप जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उसके लिए यह व्यवस्था है कि आप न्यायालय जा सकते हैं। इसका अर्थ चूँकि यहाँ पर क्या है कि निर्देशक जो तत्व हैं इनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर के हम मांग नहीं कर सकते हैं कि उन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं डेरिवेटिव प्रिंसिपल, ये वाद योग्य नहीं है, जबकि आपके मौलिक अधिकार क्या हैं वो वाद योग्य हैं। आप यदि उसका उल्लंघन होता है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। तो अर्थ यह है कि संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों डेरिवेटिव प्रिंसिपल को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची जारी रखी गई। निर्देशों की इस सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। क्या? वह लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरा, वह अधिकार जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। और तीसरा, वह नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो ये 3 बातों को इसमें किया जाता है। तो नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा कि वो किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते थे। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि जो है इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आदि सम्मिलित हैं। आगे चलने से पहले अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात कर लेते हैं। चूँकि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी दिया गया है, तो पहले थोड़ा सा मौलिक कर्तव्यों को देख लेते हैं, फिर से हम लोग नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। तो वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन से संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। नागरिकों के रूप में या नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। मतलब ये जो मूल कर्तव्य हैं इनको करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। और ध्यान रखिएगा इसको जोड़ा कहाँ गया है, तो आपके संविधान के भाग 4 में 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, और 4 में जो कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया वो मूल कर्तव्य है। तो इस प्रकार से मूल कर्तव्य जो है हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब आगे चलते हैं। आगे
हम लोग फिर से नीति निर्देशक तत्व पर की बात करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संबंध में, तो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व जो है उसके कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करने पहले थोड़ा सा नीति निर्देशक तत्व को देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसका उद्देश्य जो है वो लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करना, जीवन का स्तर उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की जो बात की गई है वो आपका नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 51 में बात की गई है। ठीक है। इसके अलावा ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, तो वो सबके सब क्या हैं, वो नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। जैसे कि पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी की जो बात की गई है, ये आपका 39 में है। ठीक है, 39 का में है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, तो ये सब बातें नीति निर्देशक तत्व में है। इसको लेकर के आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अब कुछ नीतियाँ इसके आधार पर बनाई गई हैं, जैसे समान नागरिक संहिता जो कि आपका आर्टिकल 44 के तहत बताया गया था नीति निर्देशक तत्व में। मद्यपान निषेध जो अनुच्छेद 47 बात करता है। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक आर्टिकल 48 के तहत है। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 40 के तहत है। तो ये जो कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं वो नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें गई हैं उसके आधार पर बनाई गई हैं। अब आगे चलते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व जो है ये पूरे समाज के हित की बात करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस याद रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार हैं या जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं इंडिविजुअल के तौर पर नीति निर्देशक तत्व जो है डेरिवेटिव प्रिंसिपल ये पूरे समाज के हित की बात करते हैं। तो एक प्रकार से इनका जो विस्तार है वो ज़्यादा है। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला लिया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्योंकि जो मौलिक संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार के तहत था। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं, इंडिविजुअल के हित से ऊपर हैं, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिक अधिकार जो है वो बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। तथा तो इसने क्या किया, इसने एक और भी जटिल वाद विवाद को जन्म दिया। यह संविधान के संशोधन से संबंधित था। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का मानना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ। इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं और संसद इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। और इसके बारे में जो 9वां अध्याय आपका है संविधान एक जीवन दस्तावेज, उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो संपत्ति का अधिकार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंधों पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था। लेकिन संविधान में यह स्पष्ट कहा गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया, तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में। और इसको निकाल करके संविधान के अनुच्छेद
300 का के अंतर्गत इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब यह मूल अधिकार नहीं है और ये कहाँ पे वर्णित है? अनुच्छेद 300 का के तहत। आपकी राय में यदि आपसे पूछा जाए कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो इस पर आप विचार कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। एक सेकेंड। तो इस प्रकार हमने इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को समझा। अब अगर निष्कर्ष पे आए कि इस चैप्टर में हमने निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं, तो महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले, ये 1827 में ये पैदा हुए थे और 1890 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले की रचनाओं से हमें इस बात की आरंभिक झलक दिखाई देती है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और भी स्पष्ट हुआ तथा इसे संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षक की भूमिका निभाई है। न्यायिक अधिकारों ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं। अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो चैप्टर था कि भारतीय संविधान में जो अधिकार की बात की गई, अध्याय 2, यहाँ पर यह चैप्टर पूरा होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।